अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक नया लेक्चर, नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसमें हमारी डिस्कशन होगी एक बिल्कुल ही अलग चैप्टर पे जो कि है बिहेवियर। इससे पहले हमने पढ़ा है केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन। उसमें जो है हमने मैकेनिज़म्स पढ़े डिफरेंट कि किस तरह से कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, या नर्व्स के केस में एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होता है। लेकिन बिहेवियर एक बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, सिंपल सा टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा जो है ये थ्योरेटिकली बेस्ड है, थ्योरी इसमें ज़्यादा है। तो इसमें कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा आइडिया है, लेकिन एज सच इसमें कोई ज़्यादा गहरी समझने वाली बातें नहीं है। तो बुक से इसकी डिस्कशंस करेंगे और जो चीज़ें मुश्किल होंगी उनके मैं फ्लो चार्ट्स और इजी सिंपल करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे हम अपनी बिहेवियर का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बिहेवियर, इससे आपके दिमाग में, इस लफ्ज़ से आपके दिमाग में क्या आता है? बिहेवियर का मतलब है हाउ समथिंग बिहेव्स, कोई चीज़ किस तरह से एक्ट करती है, कोई चीज़ किस तरह से वर्क करती है, काम करती है, जो आपको दिख रहा होता है, उसे हम बिहेवियर कहेंगे। अगर हम इसकी देखें बायोलॉजी की ज़ुबान में क्या इसकी डेफिनेशन है, तो बिहेवियर इज़ मीन्स द रिस्पॉन्सेस। बिहेवियर का मतलब है रिस्पॉन्सेस टू सिग्नल्स, रिस्पॉन्सेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के रिस्पॉन्सेस टू सिग्नल्स फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट, रिस्पॉन्सेस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सिग्नल्स फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। अब ये इसका एक डेफिनेशन का अगला पार्ट है कि इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। अगर आप इस डेफिनेशन को समझ लें तो आपको समझे इस चैप्टर की आधी समझ तो वैसे ही लग गई है। ठीक है, अब रिस्पॉन्स हम देखते हैं। रिस्पॉन्स क्या चीज़ होती है? कोई भी जो कुछ अमल, किसी एक काम के बदले में जो आप काम करते हैं, यानी कि रिएक्शन, उसे हम कहेंगे रिस्पॉन्स। तो जो रिस्पॉन्स, ये जो रिएक्शन आप देते हैं किसका? एक ऑर्गेनिज्म का, एक जानदार का। ठीक है, एक जानदार का जो रिस्पॉन्स होता है टू सिग्नल्स, सिग्नल्स या स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब इंफॉर्मेशन जो हमें मिली बाहर से, जैसे रोशनी को देख के इस तरफ मुड़ जाना, या किसी कुत्ते को देख के एक इंसान का डर के भाग जाना। तो कुत्ते को देखना क्या था? स्टिमुलस था, सिग्नल था, और ऑर्गेनिज्म ह्यूमन था, और रिस्पॉन्स क्या था कि आप वहाँ से भाग गए। तो ये रिस्पॉन्सेज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू सिग्नल्स फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट, अपने माहौल से, आसपास मौजूद चीज़ों से, या फिर इन्वायरमेंट से, या फिर किसी अदर ऑर्गेनिज्म से, या किसी और ऑर्गेनिज्म को देख के डर के चले जाना या भाग जाना आपका बिहेवियर कहलाएगा। ये इसकी एक एग्जाम्पल थी। कोई भी आपका रिस्पॉन्स, कोई भी रिएक्शन, जैसे कि किसी चीज़ की तरफ, अपने किसी प्यारे को देख के उसकी तरफ बढ़ जाना, उसको गले से लगा लेना, या अगर आप देख रहे हैं दूध चूल्हे पे रखा हुआ है और उबल रहा है तो आप भाग के जाएंगे और उसको जो है बंद करेंगे चूल्हे को। तो क्या था सिग्नल? क्या था? दूध का उबलना। ऑर्गेनिज्म कौन थे? आप। इन्वायरमेंट में क्या हो रहा था? दूध उबल रहा था। दूध के उबलने के सिग्नल को आपने देखा और जाके चूल्हे को बंद किया, तो ये आपका रिस्पॉन्स था। अच्छा, animal behavior is the scientific study of everything animals do. The capacity of behavior is inherited, but most of the inherited behavior can be modified by experience. कहते हैं कोई भी काम, कोई भी चीज़ जो एक एनिमल कर रहा होता है, एक जानवर कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं एनिमल बिहेवियर। और जो कैपेसिटी है बिहेवियर की, यानी किस तरह से आप कोई काम कर रहे होते हैं, ये इनहेरिटेड होते हैं। यानी कि कासी लोग जो हैं, वो कासी ट्राइब के लोग जो हैं, उनके जीन्स में ये है कि वो कोई काम एक तरह से करते हैं, तरीन किसी खास तरह से करते हैं, लांगो लोग किसी और तरह से वो काम करते हैं। तो उनकी ट्राइब्स में, उनकी जीन्स में ये चीज़ें होती हैं और वो इनहेरिट कर रहे होते हैं। लेकिन अगली बात वो ये करता है कि ये जो बिहेवियर है ये मॉडिफाई हो सकता है। अब एक बुकटी या एक मरी जब अपने इलाके से वो चला गया अमेरिका, अब उसने एक शादी की अमेरिका में, और उसके बच्चे और उसके बच्चों के बच्चे सब अमेरिका में ही रहते थे। तो एक बलूचिस्तान के बुकटी और अमेरिकन बुकटी में बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि वो मॉडिफाई कर रहा है अपने बिहेवियर को अपनी सराउंडिंग्स के, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो बिहेवियर मॉडिफाई हो सकता है। अच्छा जी, ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ अ सेट ऑफ एडेप्टिव बिहेवियर्स दैट फिट इट्स लाइफस्टाइल। अब इस चैप्टर में जो आपकी डिस्कशन होगी वो ये होगी कि नेचर ऑफ बिहेवियर क्या है,
टाइप्स ऑफ बिहेवियर क्या है, इनेट बिहेवियर क्या है और सोशल बिहेवियर क्या है। अभी फिलहाल हम डिस्कशन शुरू करते हैं नेचर ऑफ बिहेवियर पे। The entire pattern of responses made by an organism to signals or stimuli from its environment is called behavior. In another word, what an organism does after being stimulated is part of its behavior. The ability of an organism to respond against particular stimuli varies from the relatively simple action of growth of a plant towards light. हम एक plant की example अगर ले लें, इसको मैं explain करती हूँ। और अगर आप टू कॉम्प्लेक्स, प्लांट वाली एग्जाम्पल इज सिंपल, टू कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स जो कि सेक्सुअल बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ टेरिटरी डिफेंस, कोर्टशिप एंड मेटिंग सीन इन बर्ड्स एंड मैमल्स। अच्छा, ये कहते हैं कि जो बिहेवियर है वो सिंपली आपने कोई भी स्टिमुलस को देख के उसको जो रिस्पॉन्स देते हैं उससे आप कहते हैं बिहेवियर। अब क्या है कि अगर हम प्लांट की एग्जांपल लें, अगर हम कहें कि सिंपल बिहेवियर क्या होता है और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर क्या होता है, तो अगर हम प्लांट को कंसिडर करें तो प्लांट के केस में जो एक पौधा होता है वो रोशनी की तरफ, जहाँ पे जिस साइड से उसे लाइट आ रही होती है वो उस तरफ को उसकी ग्रोथ होती है। तो ये प्लांट का रोशनी के लिए बिहेवियर है, एक सिंपल एग्जांपल है। मगर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स ऑफ बिहेवियर में क्या होगा, जैसे कि जानवरों का मीटिंग के टाइम पे, यानी कि जब वो एक दूसरे से इंटरब्रीड करना के टाइम होता है तो एक दूसरे को देख के अट्रैक्ट होना एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल कॉम्प्लेक्स बिहेवियर की क्या होगी कि जब आपको अपने आप को खुद किसी चीज़ से बचाना हो, जैसे वो मैंने डॉग वाली एग्जांपल दी कि अगर कोई डॉग आप पे अटैक करेगा तो यकीनन आप उससे भागेंगे, तो ये एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है। ठीक, अच्छा, अगर रिस्पॉन्स आपने या रिएक्शन क्रिएट करना हो तो इसके लिए आपने रिस्पॉन्स को पहले सेंस करना है। ठीक है, पहले ये आपने देखना है कि पहले सेंस करना है, फिर उसको प्रोसेस करना है और उसके बाद फिर इंटरप्रेट करना है। जैसे कि मुझे सेंस हुआ कि कोई कुत्ता आ रहा है मेरी तरफ, फिर मैंने उसको प्रोसेस किया, ओह कुत्ते से तो मुझे खतरा है, और फिर मैंने इंटरप्रेट किया और मैं वहाँ से भाग गई। तो रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलाई एंड बिहेवियर, यानी कि जो आसपास सिग्नल्स हो रहे होते हैं उसके दरमियान में और बिहेवियर में, यानी किस तरह के सिग्नल्स पे आप कैसा बिहेवियर देते हैं, हम उसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस कैसे होती है। रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस कैसे होती है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि सिग्नल रिसीव कैसे होता है। रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई, रिसेप्शन मतलब टू रिसीव। अच्छा, living organisms have sensors or organs that sense or detect forms of energy from the world around them and convert this energy into a signal. The organism then processes or interprets the signal from the sensor, resulting in a response or being ignored as not important. अब रिसेप्शन कैसे होती है, हमारी बॉडी में वेरियस ऑर्गन्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं या रिसेप्टर्स होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, सेंसिंग होती है, स्टिमुलाई को परसीव किया जाता है, रिसीव किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है और आप उसके बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं कि अगर ये चीज़ इतनी काबिल है, इतनी वाज है, इतनी इम्पोर्टेंट है कि मैं उसके बदले में कोई एक्शन दूँ तो मैं कर लूँगी, वो कोई एक्शन, कोई रिस्पॉन्स दे दूँगी। अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो आप उसको इग्नोर कर देंगे। अब एक डॉग है, एक कुत्ता है जो हर वक्त ही भौंकता रहता है, लेकिन आपको पता है कि वो काटेगा नहीं, वो पालतू है, तो आप उसको देख के डर के भागेंगे नहीं, लेकिन जंगली को देख के आप डर के भागेंगे। तो ये आपकी बॉडी के इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग हो जाती है स्टिमुलाई की। अब वो किस तरह करेगा, पहले तो रिसीव कर लिया उसने सिग्नल को, एनर्जी को, यानी कि सिग्नल रिसीव करने के लिए सिग्नल्स जब रिसीव हो जाते हैं, जैसे साउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी आवाज़ आई डॉग के भागने, डॉग के कुत्ते के भौंकने की, तो ये साउंड एनर्जी इज द सिग्नल या स्टिमुलस जो कि आपने रिसीव कर लिया कानों के जरिए, कानों में रिसेप्टर्स लगे थे। फिर इंटरप्रिटेशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, अब आप इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। सिग्नल्स में बी प्रोसेस्ड इन द ब्रेन, या तो ब्रेन के अंदर होंगे या फिर अगर जैसे हीट है उसकी आप किस तरह से करेंगे, हीट स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स होंगे, नोसी रिसेप्टर्स, कोल्ड के रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स। उसके बाद जो है फ़ौरन से क्या होगा, आप अपना अगर किसी कोई चीज़ आपके हाथ पे गर्म लगेगी तो आप फ़ौरन से हाथ को दूर कर लेंगे, तो ये आपने इंटरप्रेट करके रिस्पॉन्स दे दिया सिग्नल का। ठीक है, अब अगर जैसे कोई सी डॉग है, डॉग को कुछ खाने की चीज़ दिखाएंगे तो वो कुत्ता क्या करता है, उसके मुंह से राल बहना शुरू हो जाती है, तो वो उसको ये सिग्नल होता है कि अब मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो, खाने को देख के।
अच्छा, डिफरेंट वेज ऑफ रिस्पॉन्सेज टू अ स्टिमुलस। आप किसी रिस्पॉन्स को देख के, किसी स्टिमुलस को देख के पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं, या आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव रिएक्शन क्या होगा कि किसी स्टिमुलस की तरफ अट्रैक्ट होना, जैसे अपने किसी प्यारे को देख के उसकी तरफ जाना, उसको प्यार करना। अपनी अम्मी को देख के हम प्यार करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। नेगेटिव रिस्पॉन्स ये कि आप दूर हो जाएंगे उस चीज़ से, यानी कि मैंने अपने एक दुश्मन को देखा, ओह ये तो ये जा रही है, मैं अपना मुंह मोड़ लूंगी, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव रिस्पॉन्स। फिर अ पर्सन लॉफ्स आफ्टर हियरिंग अ फनी जोक, इट इज़ अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। कहते हैं कि अगर आपको किसी ने कोई मजाकिया बात बताई तो आप हंसोगे, तो ये हंसना क्या है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। लेकिन आप कहीं से गुजरे और वहाँ पे गटर था, तो गटर की बदबू सुन के आप वहाँ से मुंह दूर कर लोगे, ये क्या है, एक नेगेटिव रिस्पॉन्स है। The decision to ignore the stimulus is also a kind of response, as a dog pays no attention to sounds from the television, or your child ignores your order to clean up his room. अब इग्नोर करने वाला रिस्पॉन्स क्या है, अगर आप जो है डॉग है, डॉग के पास जाके आप आवाज़ें निकालोगे, उसको ऐसे करोगे, बुलाओगे, या अपने डॉग का नाम लोगे, तो वो आपकी बात सुनेगा। लेकिन टीवी चल रहा है और कुत्ता उसके आगे बैठा हुआ भी है, मगर उस पर कोई असर नहीं हो रहा टीवी की आवाज़ का, क्योंकि वो उसको रिस्पॉन्स क्या देगा, इग्नोर करने का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि बच्चे जो होते हैं उनको किसी काम से कभी हम मना कर रहे हैं, जैसे हम उसको बोल रहे हैं कि जो है आपने आज बाहर खेलने नहीं जाना, लेकिन वो फिर भी खेल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो बड़ों की बात को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये एक इग्नोरिंग रिस्पॉन्स है। अच्छा, अब हेरिडिटी और बिहेवियर के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। कहते हैं कि बिहेवियर वो डिपेंड करते हैं नर्व इम्पल्स हार्मोन्स के ऊपर और रिसेप्टर्स के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए जीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है बिहेवियर के अंदर, क्योंकि बिहेवियर किस तरह से डिपेंड करता है जीन्स पे, कि जो आपकी जीन्स होती हैं वही आपके रिसेप्टर्स बनाती हैं, वही आपके हार्मोन्स बनाती हैं, ठीक है। और कहते हैं कि लर्निंग की जो कैपेसिटी है और न्यूरल पाथवेज और जेनेटिक पाथवेज, यानी कि जो इंटेलिजेंस के पाथवे हैं और जो किसी चीज़ को याद रखने के, मेमोरी के, ये चीज़ें भी कुछ हद तक इनहेरिट होती हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं। और इसको हम क्या कहेंगे कि ये इनहेरिट हो रही है आपकी क्या चीज़, बिहेवियर का पैटर्न इनहेरिट हो रहा है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक तरह की जो बिहेवियर है, एक स्पीशीज़ में एक तरह का बिहेवियर होगा, इंसान किसी खास तरह से बिहेव करते हैं और कुत्ते किसी खास तरह से बिहेव करते हैं, बिल्लियों का बर्ताव, बिल्लियों के रहने का तरीका किसी खास तरह का है, किसी अलग तरह का है, ठीक। तो one example of such behavior is curiosity. Some organisms are more curious than others, and in some settings curiosity is advantageous for survival. तो कहते हैं कि क्यूरोसिटी मतलब किसी चीज़ को जांचना, किसी चीज़ की खोज लगाना। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स को जो है वो, जैसे इंसान है, हमें सवाल करने की नेचर की और किसी चीज़ के बारे में जांचने की नेचर, खोज की नेचर ज़्यादा होती है। लेकिन एक डॉग को फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ज़मीन ऐसी है तो क्यों है, नट बोल्ट ऐसा है तो क्यों है, लेकिन हमारे अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो यही हमारे सर्वाइवल के लिए हमें फ़ायदा देती है। इसके अलावा इंटेलिजेंस, मूडीनेस, शाइनेस वगैरह जो ये साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी कुछ हद तक जेनेटिक होते हैं। यानी एक ख़ानदान के कुछ लोग होते हैं, सभी बहुत अच्छे और स्वीट होते हैं, वो सभी एक घर के सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं। कोई घर होते हैं, कुछ लोग होते हैं जहाँ पे घर के अंदर कहते हैं वो सारा ख़ानदान ही पागल है, सारे ख़ानदान ही अजीब से लोग हैं, तो वो उनकी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो हमारी डिस्कशन हो रही थी बायोलॉजिकल रिदम्स पे। बायोलॉजिकल रिदम्स क्या होते हैं? रिदम कहते हैं किसी चीज़ का एक पैटर्न से होना, एक रेगुलरली होना, एक ख़ास मखसूस सेट पे, ख़ास मखसूस तरीके से होने को हम कहते हैं रिदम। तो बायोलॉजिकल रिदम का मतलब है कि वो रिदम्स, वो रिदमिक फिनोमेना, वो चीज़ें तरह जो एक सेट पे, एक स्पेसिफिक पैटर्न पे बॉडी के अंदर हो रही होती हैं, उन्हें हम बायोलॉजिकल रिदम्स कहते हैं। बायोलॉजिकल रिदम्स को जो है, जो कि लेस देन 24 आवर्स तक मतलब जो चीज़ें रिपीट होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि कितनी यूरिन फॉर्मेशन हो रही है, बॉडी इसको चेक करेगी, कितनी डाइजेस्टिव सिक्रीशंस, कितनी के मतलब कितने एंजाइम्स, कितने हार्मोन्स बन रहे हैं, इसकी डिस्कशन, स्लीप वेक साइकिल, जागना और सोने का जो साइकिल है, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर वगैरह, इन सब चीज़ों की जो रेगुलेशन है, वो कितने, उसका जो रिदम मेंटेन हो रहा है वो कितने टाइम ड्यूरेशन पे मेंटेन हो रहा होता है, 24 आवर्स। तो 24 घंटे, 24 घंटे पे जो रिदम मेंटेन होगा उसे हम कहते हैं सर्कैडियन रिदम, ठीक है, सर्कैडियन रिदम्स।
ठीक हो गया। अब ये सर्कैडियन रिदम्स क्या है कि 24 घंटे में जो भी आपकी चीज़ें बॉडी में प्रोसेसेस, फिनोमिना, मेटाबॉलिज्म वगैरह हो रहे होते हैं, उसकी 24 आवरली रिदमिक रेगुलेशन या पैटर्नाइजेशन इज कॉल्ड सर्कैडियन रिदम। उसके बाद कुछ रिदम्स जो होते हैं जो कि सिंक्रोनाइज होते हैं, यानी कि वो रिदम में या रेगुलरिटी में आए होते हैं दिन और रात के साथ, डे और नाइट के साथ जो सिंक्रोनाइज होते हैं उन्हें हम कहते हैं डायर्नल और नॉकट्यूर्नल रिदम्स या डायर्नल और नॉकट्यूर्नल बिहेवियर्स। अब डायर्नल बिहेवियर में क्या है कि ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, जो डे के वक्त होता है, जो एनिमल्स डे के वक्त एक्टिविटीज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये डायर्नली एक्टिव हैं, इनका डायर्नल बिहेवियर है, तो वो दिन वाला डायर्नल रिदम। और रात के वक्त जो एक्टिव होते हैं जैसे कि कुछ स्नेक्स या डेजर्ट के जो एनिमल्स हैं या बैट जिसे चमगादड़ कहते हैं, तो वो नाइट के वक्त एक्टिव होते हैं, उनका बिहेवियर नाइट के वक्त होता है, तो उन्हें हम कहते हैं नॉकट्यूर्नल एनिमल्स, और उनका जो बिहेवियर होगा नॉकट्यूर्नल बिहेवियर, और जो उनका स्पेसिफिक पैटर्न है या रिदम है उसे हम क्या कहेंगे, नॉकट्यूर्नल रिदम। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी एग्जांपल दे लेते हैं कि जैसे हनी बीज हैं या हम ह्यूमंस हैं या मैमल्स हैं, परिंदे हैं, ये दिन के वक्त एक्टिव होते हैं, तो ये क्या है, डायर्नल एनिमल्स। और कुछ जैसे कि आउल, उल्लू, चमगादड़ और कुछ जानवर हैं वो रात के वक्त एक्टिव होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नॉकट्यूर्नल एनिमल्स, रात के वक्त जागने वाले। फिर कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि क्रैब, फिडलर क्रैब, एक ख़ास किस्म का केकड़ा जो कि डॉन और डस्क यानी कि सुबह सादिक, जिस वक्त सूरज निकलता है और जिस वक्त सूरज गुरूब होता है उस वक्त वो बहुत एक्टिव होता है। तो ऐसे जानवरों को हम कहते हैं क्रिपस्कुलर एनिमल्स, जो डॉन और डस्क के वक्त एक्टिव हों, तो उस रिदम्स को हम क्या कहेंगे या उस एनिमल को हम क्या कहेंगे, क्रिपस्कुलर रिदम, क्रिपस्कुलर रिदम। ठीक है, क्रिपस्कुलर रिदम। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो हर महीने के रिदम्स होते हैं, हर महीने जो चीज़ चेंज हो रही होती है, मंथली साइकिल्स जो होते हैं, जैसे फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो मंथली रिदम में आ जाएगा। जो हर महीने चेंज होने वाला हुआ वो मंथली रिदम, और जो हर साल यानी कि आफ्टर एवरी ईयर चेंज होने वाला हुआ वो क्या होगा, एनुअल या सर्कैनुअल रिदम, एनुअल या सर्कैनुअल रिदम। सर किस तरह से, सर्कुलर मतलब एक जगह से जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे वो ख़त्म होगा, एनुअल रिदम या फिर सर्क एनुअल रिदम, सर्क एनुअल रिदम। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बायोलॉजिकल रिदम्स की टाइप्स होगी। 24 आवरली होगा तो सर्कैडियन रिदम, जैसे कि हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिवेशन, जागना सोने का जो निज़ाम है वो। डे के टाइम जो जानवर एक्टिव होंगे वो डायर्नल रिदम्स, रात के वक्त नॉकटर्नल रिदम, डॉन और डस्क के वक्त जैसे फिडलर क्रैब क्रिपस्कुलर रिदम, मंथली जो होगा वो मंथली रिदम, और ईयर हर साल का जो होगा वो सालाना रिदम, एनुअल रिदम या सर्कैनुअल रिदम। जैसे कि सर्कैनुअल रिदम की एग्जांपल हिजरत करना जानवरों का, गर्मी में ठंडी जगह पे जाना और ठंड में गर्म जगह पे आना, या फिर हाइबरनेट कर देना एनिमल्स का, या रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी की गर्मियों में ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे और सर्दियों में नहीं होंगे, या फिर हाइबरनेशन, जैसे कि कछुए जो होते हैं वो सर्दियों में हाइबरनेशन में चले जाते हैं, तो ये उनका एक मैकेनिज्म है, एक तरह का रिदम है। और कौन सा वाला रिदम है, एनुअल रिदम है। एक होता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होती है, समर स्लीप, वो जानवर जो गर्मियों में एक्टिव नहीं होते। एस्टिवेशन है समर स्लीप, और हाइबरनेशन यानी कि जो जानवर सर्दियों में सो जाते हैं या सर्दियों में छुप जाते हैं उन्हें उसे हम कहेंगे हाइबरनेशन और विंटर स्लीप। ठीक, फिर उसके बाद डिस्कशन है इनेट बिहेवियर, इनबॉर्न या इंस्टिक्टिव बिहेवियर। वो बिहेवियर जो किसी के अंदर मौजूद होता है, किसी के अंदर हमेशा से पैदा होता है, पैदाइशी तौर पे मौजूद होता है, उसे हम कहते हैं इनेट बिहेवियर। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, जो उसका तरीक़ेकार, जो उसका रिस्पॉन्स होगा वो इनेट बिहेवियर है। जैसे बच्चा है, उसको भूख लगेगी तो वो रोएगा, ये उसका इनेट बिहेवियर है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इनेट बिहेवियर में बी डिफाइंड एज बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम जेनेटिकली डिटरमाइंड न्यूरल प्रोग्राम्स
that are part of the nervous system at the time of birth or develop at an appropriate point in maturation. ठीक है, जैसे कि इसकी एक एग्जांपल अगर हम ले लें कि अगर एक बच्चे ने अपनी जो है बच्चे को अगर हम इधर ऐसे टच करते हैं चीक के ऊपर, when it will, for example, a human newborn will turn to suckle when touched on the cheek near the mouth. यूँ बच्चे को प्यार करें तो वो यूँ मुंह बनाना शुरू कर देता है जैसे कुछ चूसने के लिए, क्योंकि बच्चे को पता होता है कि उसने बच्चे को पता है कि मुझे भूख लगेगी तो मुझे माँ दूध पिलाएगी और मुझे उसके लिए सकलिंग करनी होगी। तो ये बचपन से उसे तो किसी ने नहीं सिखाया कि दूध किस तरह से पीते हैं या खाना किस तरह चबाते हैं, ये वो खुद सीख जाता है। तो ये उसका इनेट बिहेवियर होता है, क्योंकि इसके न्यूरल प्रोग्राम्स, ये जिस न्यूरोनल पाथवे, जिस नर्व्स के थ्रू ये बात उसको समझ आती है, वो उसके अंदर पहले से प्री डिफाइंड होती हैं और फुली बनी हुई होती हैं। तो ये उसका एक इनेट बिहेवियर हो गया। अब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स इनेट बिहेवियर शो करते हैं। प्लांट्स के अंदर जितने भी बिहेवियर हैं उनको तो किसी ने नहीं सिखाया, मगर वो इनेट बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। उसके बाद हम अगर देखें तो इनेट बिहेवियर की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है ओरिएंटेशन बिहेवियर और एक होता है नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर। इनेट बिहेवियर की टाइप्स हो गई ओरिएंटेशन बिहेवियर और नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर। ओरिएंटेशन मतलब किस तरह से आप ओरिएंट है, किस तरह से आपकी एडजस्टमेंट हुई भी है, एक ये और एक नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर होता है। ठीक, अब ओरिएंटेशन बिहेवियर क्या है? ओरिएंटेशन बिहेवियर में ये आता है कि कोई चीज़ किसी स्टिमुलाई को देख के किस तरह से, किस डायरेक्शन में मूव करेगी, अपनी पोजीशन बदलेगी या अपनी अलाइनमेंट, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, इसे हम कहेंगे ओरिएंटेशन बिहेवियर। अब इसमें फर्दर दो टाइप्स होती हैं ओरिएंटेशन बिहेवियर में, या तो टैक्सिस होगा या ट्रॉपिज्म होगा। ओरिएंटेशन बिहेवियर की फर्दर टू टाइप्स, टैक्सिस या ट्रॉपिज्म। ये हम पढ़ क्या रहे हैं बिहेवियर में? कौन सा बिहेवियर? इनेट बिहेवियर। उसमें दो टाइप्स हो गई, ओरिएंटेशन बिहेवियर और नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर। फिर ओरिएंटेशन बिहेवियर में टैक्सिस और ट्रॉपिज्म। टैक्सिस क्या है? इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट टूवर्ड और अवे फ्रॉम अ स्टिमुलेंट सच एज लाइट, केमिकल्स और हीट। अगर आपने किसी लाइट, रोशनी, तेज़ रोशनी, हल्की रोशनी, केमिकल या फिर हीट की वजह से आप उसकी तरफ गए, उस स्टिमुलस की तरफ, या उससे दूर गए, तो ये क्या होगा? टैक्सिस काइंड ऑफ ओरिएंटेशन बिहेवियर। जैसे कि यूग्लिना एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो तेज़ लाइट को देख के, इंटेंस लाइट को देख के उससे दूर जाता है और डिम लाइट यानी हल्की लाइट को देख के उसकी तरफ जाता है। तो ये टैक्सिस की एग्जांपल होगी। फिर ट्रॉपिज्म क्या है? ट्रॉपिज्म भी मूवमेंट है किसी स्टिमुलाई की तरफ एज अ रिस्पॉन्स, लेकिन वो ग्रोथ मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि अपनी नशोनुमा, अपनी बढ़ोतरी के लिए जो मूवमेंट्स होंगी वो ट्रॉपिज्म्स कहलाएंगी। टैक्सिस क्या है? किसी स्टिमुलस को देख के सिर्फ उसकी तरफ या दूर मूव करना, डायरेक्शन चेंज करना टैक्सिस है। लेकिन ग्रोथ के तौर पे जो मूव करेंगे हम किसी स्टिमुलस से, जो हमें ग्रोथ देगा उसकी तरफ मूव करना, या जो हमें नुकसान पहुंचाएगा उससे दूर मूव करना, ग्रोथ के हवाले से वो कहलाएगा ट्रॉपिज्म। जैसे प्लांट्स अगर लाइट की डायरेक्शन में ग्रो करें तो वो होगा फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, अगर जियोट्रॉपिज्म है वो क्या है? रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी। इफ अ प्लांट इज हॉरिजेंटली, उसका जो स्टेम है इट विल मूव इट्स डायरेक्शन एंड ग्रो अपवर्ड्स, तो इट इज ग्रोइंग अवे फ्रॉम ग्रेविटी। लेकिन जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे खिंच रही होती हैं, तो वो ग्रेविटी के पुल की वजह से टुवर्ड्स ग्रेविटी जा रही होती है, इसे हम कहेंगे जियोट्रॉपिज्म। फिर उसके बाद क्या बात आती है? हाइड्रोट्रॉपिज्म। पानी की तरफ मूवमेंट, वाटर की रूट्स, वाटर के अंदर या वाटर की तरफ जो रूट्स होती हैं प्लांट की, जो जिसे कहते हैं जड़ें, वो जब पानी की तरफ मूव करती हैं, जहाँ पे पानी होगा उस तरफ उनका जो मूवमेंट होगी उसे हम कहेंगे ट्रॉपिज्म। तो ट्रॉपिज्म में हमने एक पढ़ा फोटोट्रॉपिज्म यानी लाइट की तरफ जाना, एक हमने पढ़ा जियोट्रॉपिज्म यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट या उसके साथ, उसकी जो सेम डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मूव करना। एक हो गया फोटोट्रॉपिज्म, एक होगा जियोट्रॉपिज्म और एक हो गया
हाइड्रोट्रॉपिज्म। ये कुछ मूवमेंट्स हैं जो कि ग्रोथ के हवाले से होती है। जैसे प्लांट में रोशनी की तरफ मूव करेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करेगा उसका स्टेम, और रूट्स जो है वो ग्रेविटी के अलॉन्ग मूव करेंगी, और हाइड्रोट्रॉपिज्म के रूट्स वाटर की तरफ मूव करेंगी। तो ये क्या हो गई, कुछ एग्जाम्पल्स ट्रॉपिज्म्स की। अब हमने डिस्कस कर लिया ओरिएंटेशन बिहेवियर, अब हम पढ़ेंगे नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स। नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स क्या है कि उसमें कोई ओरिएंटेशन या पोजीशन या अलाइनमेंट का कोई चेंज नहीं होता, बल्कि उसमें कोई मूवमेंट का काम नहीं है, बल्कि कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स हैं। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट्स जो आपके इमोशंस, सेंटिमेंट्स, हैबिट्स, यानी कि आप कि इमोशनल फीलिंग्स क्या हैं, आपकी आदत क्या हैं, आपके इंस्टिंक्ट्स, यानी कि आपको पता है कि अगर ये चीज़ होगी तो मैंने एकदम से क्या करना है, अल्लाह ना करे अगर कहीं धमाका होगा तो मैंने क्या करना है, ये चीज़ आपके अंदर मौजूद होती है। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स जो रिस्पॉन्स होता है, वो नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर होता है। इसमें क्या क्या चीज़ आ जाती है आपके पास, रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं और इंस्टिंक्ट्स आ जाते हैं। फिर इंस्टिंक्ट्स के अंदर आप क्या आ जाएंगे, आपके इंस्टिंक्ट्स किससे रिलेटेड होंगे, इमोशंस से। इंस्टिंक्ट्स आपके इमोशन से रिलेटेड होंगे, हैबिट्स से रिलेटेड होंगे और सेंटिमेंट्स से। तो ये नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर की डिवीजन हो गई। अब रिफ्लेक्सेस क्या है, रिफ्लेक्स इज एन ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू चेंजेस अकरिंग इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। हमने रिफ्लेक्स आर्क नर्वस कोऑर्डिनेशन में पूरी डिटेल डिस्कशन से उस पर डिस्कशन की हुई है। तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि रिफ्लेक्स क्या है। कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ गर्म लगी, उसको एकदम से हाथ लगाया और गर्म लगने पे दूर किया, तो ये मेरा एक रिफ्लेक्स है। जैसे कि मेरी आंख का झपकना एक रिफ्लेक्स है, मुझे पता भी नहीं होता और वो काम मैं कर रही होती हूँ। छींक आना एक रिफ्लेक्स है। अच्छा, अगर किसी चीज़ ने आप सख्त चीज़ आपने खा ली और आपके एसोफेगस की लाइनिंग को उसने टच कर लिया और आपको खांसी आई, तो ये कफ का आना एक रिफ्लेक्स है। या अगर कोई चीज़ आपके फूड पाइप में जाने के, यानी एसोफेगस में जाने के बजाय ट्रेकिया की तरफ, विंड पाइप की तरफ चली जाए, तो आप कफ करते हैं, खांसते हैं, गले में कुछ पास जाता है, चोक करते हैं। तो ये भी एक रिफ्लेक्स है, ठीक है। जब रोशनी तेज़ हो, तेज़ रोशनी आपकी आंखों में कोई मारे, तो आपके प्यूपिल, आंख का जो अंदर का जो हॉलो पार्ट है वो बड़ा हो जाता है, तो ये एक रिफ्लेक्स है। आप अपनी मर्जी तो नहीं अपनी आंख के डायमीटर को चेंज कर सकते। अच्छा, इसके अलावा विड्रॉइंग ऑफ हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, ब्लिंकिंग ऑफ आई, ये मैंने आपको समझा दिया। अगर आप किसी चीज़ को देख के डर के भाग जाए या किसी चीज़ से बचने के लिए एस्केप कर जाए, तो ये स्टार्टल रिफ्लेक्स, यानी कि चौंक जाने का रिफ्लेक्स, या एस्केप रिफ्लेक्स, भाग जाने का रिफ्लेक्स, ये सारी एग्जांपल्स हैं रिफ्लेक्सेस की, जो कि क्या है, नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर है। और किस बिहेवियर में हम इसको पढ़ रहे हैं, इनेट बिहेवियर में। अच्छा, अब अगर इंस्टिंक्ट्स की बात कर ली जाए, तो इंस्टिंक्ट्स आर अनलर्नड, इनहेरिटेड, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स ऑफ रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। किसी खास सिग्नल, किसी खास स्टिमुलाई के अंदर एक खास तरह से एक्ट करना, और ये आपके अंदर इनबॉर्न होना और फिक्स तरीके का होना, इसे क्या कहेंगे, इंस्टिंक्ट। द टर्म इंस्टिंक्ट रेफर्स टू इनेट और इनबॉर्न बिहेवियर। असल इनेट या इनबॉर्न बिहेवियर जो है वो ये इंस्टिंक्ट ही है। अच्छा, इसमें आपके एक्शंस बिल्कुल एक फिक्स तरह के होते हैं और जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होते हैं, यानी कि आपकी जीन्स में, आपके डीएनए में ये बात लिखी होती है कि ये बंदा इस काम में जब ये चीज़ होगी, ये रिस्पॉन्स किस तरह से देगा जब उसको ये स्टिमुलाई या ये सिग्नल मिलेगा। अच्छा, द एंटायर बॉडी पार्टिसिपेट्स इन इंस्टिंक्टिव बिहेवियर एंड एन एलेबोरेट सीरीज ऑफ एक्शंस में बी इन्वॉल्व। और ये जो है इनफ्लेक्सिबल होते हैं और वैल्यूएबल होते हैं, कारामत होते हैं कि एक जानवर, एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से एक जगह पे अडेप्ट कर सके, उसके लिए बहुत काम आते हैं। तो ये इंस्टिंक्ट्स हमारे या किसी भी जानदार के अंदर हमेशा पहले से प्रेजेंट होते हैं। इसकी एक एग्जांपल है माइग्रेशन ऑफ सैल्मन, एन एग्जांपल ऑफ इंस्टिंक्ट। अब सैल्मन एक मछली है। अब क्या होता है, द अप रिवर सैल्मन माइग्रेशन इज वन ऑफ नेचर्स मोस्ट एक्साइटिंग ड्रामास। कि कुदरत भी ना कैसे कैसे खेल खेलती है कि सैल्मन मछली की पैदाइश और उसका एक रिवर से दूसरी जगह पे जाना, एक वाटर बॉडी से दूसरी वाटर बॉडी में जाना, एक बहुत अनोखी सी बात है। होता क्या है कि जो सैल्मन मछली होती है,
इसका जो फीमेल है वो एक घर बनाती है, घोंसला बनाती है, फिर वो उसमें अंडे देती है। फिर जो मेल सैल्मन होता है वो आता है, वो उन अंडों के ऊपर अपना स्पर्म को उसके ऊपर फैला देता है और इस तरह से उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फिर उसके जो बच्चे पैदा होते हैं सैल्मन के, अच्छा इस प्रोसेस को कि जो ये अंडे देती है औरत, जो उसकी फीमेल होती है सैल्मन की, और जो मेल उस पर आके स्पर्म फैलाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पॉनिंग। ठीक है। अच्छा, अब इस स्पॉनिंग के बाद जब फीमेल और मेल ने स्पॉनिंग करा रही, इसके बाद जब बच्चे पैदा होंगे, सैल्मन, छोटी छोटी सैल्मन जब हैच होगी तो क्या होगा, इसके हैच होने के कुछ दिन पहले जब ये स्पॉनिंग हुई थी, फीमेल ने अंडे दिए थे और मर्द ने जो है उसके ऊपर स्पर्म डाले थे, और तो इसको स्पॉनिंग का था। ये करने के बाद, स्पर्म डालने के बाद जो है मेल मर जाता है, मेल डाई हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो औरत होती है बस वो तो अभी बेचारी अकेली रह गई। अब लेकिन जो नए सैल्मन, जो सैल्मन के बच्चे हैच होंगे, वो अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा फ्रेश वाटर में यहीं गुजारेंगे और फिर माइग्रेट कर जाएंगे ओशन की तरफ, यानी कि बड़ी वाटर की जगह पे, बड़े जो छोटे दरिया से बड़े समुंदर की तरफ वो चले जाएंगे। जब वो उधर जाएंगे तो वो टू स्पेंड देयर एडल्ट लाइफ विच मे बी एज शॉर्ट एज 6 months और एज लॉन्ग एज 7 years। तो इनकी ज़िंदगी कितनी होती है, 6 महीने से लेकर 7 साल तक हो सकती है, डिपेंड करता है कि ये अपनी माइग्रेशन में कहीं मर ना जाए। ठीक है। अच्छा, और ये माइग्रेशन बिटवीन फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर ये हर ब्रीडिंग सीजन में होती है। ब्रीडिंग सीजन यानी कि अंडे देने का, बच्चे पैदा करने का जो सीजन होता है, हर साल में ये होती है कि फ्रेश वाटर में आके स्पॉनिंग होती है, बच्चे पैदा होते हैं, वहाँ हैच होते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं सॉल्ट वाटर में, यानी कि ओशन में, सी में चले जाते हैं, और पैदा कहाँ होते हैं, रिवर के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर। फिर क्या होता है, when they reach sexual maturity, Pacific salmon may swim hundreds, even thousands of miles to get back to the stream where they hatched। स्ट्रीम मतलब फ्रेश वाटर का जो बहता हुआ पानी होता है, वो तो फ्रेश वाटर होता है ना। जो समुंदर होता है वो तो अपनी जगह पे खड़ा है, बहता हुआ पानी नहीं है, तो वो सॉल्ट वाटर होता है। ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ सैल्मन रीच देयर स्पॉनिंग ग्राउंड्स ड्यू टू मैनी रीजंस। सिंस सैल्मन डू नॉट फीड वंस दे लीव द ओशन, सम विल डाई ऑन द वे। अब क्या होता है कि ये सैल्मन, जब ये जो बच्चे निकले थे, अब जब इनकी उम्र आई कि ये अपने बच्चे पैदा करें, तो ये अपने बच्चे इस वक्त ये समुंदर में है, सॉल्ट वाटर में, ये यहाँ पे स्पॉनिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे अपने एग या स्पर्म नहीं डालेंगे, ये वापस जाएंगे अपनी जहाँ पे ये पैदा हुए थे, स्ट्रीम में या रिवर में, फ्रेश वाटर वाली जगह पे, वहाँ पे जाके ये स्पॉनिंग करेंगे और वहीं पे अपने बच्चे पैदा करने की कोशिश करेंगे। अब इस रास्ते में वो ओशन के जब रास्ते से वापस जा रहे होते हैं, इस रास्ते में वो फीड नहीं करते, वो फिश वगैरह नहीं खाते, कुछ और नहीं खाते, और इसमें भी, इस माइग्रेशन में, इस हिजरत में उनकी डेथ हो सकती है। और उसके अलावा क्या होता है, माइग्रेशन का जो ये इसने सोचा, इसको पता होता है कि मैंने पैदा होना है फ्रेश वाटर में, उसके बाद कुछ अर्सा वहाँ रहने के बाद सी वाटर में जाना है, लेकिन जब वापस मुझे स्पॉनिंग करनी है ब्रीडिंग सीजन के अंदर, तो मैं वापस फ्रेश वाटर में जाऊंगा और अपने फ्रेश वाटर स्ट्रीम जहाँ पैदा हुआ था उसी जगह को ढूंढ के वहाँ पहुँचना, ये सैल्मन को पता होता है, उसका बाप या माँ ने नहीं सिखाया होता, ये उसके बिहेवियर, इनेट बिहेवियर उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये उसकी इंस्टिंक्ट होती है। तो इसको क्या कहेंगे हम, एक इनेट बिहेवियर की एग्जाम्पल। Thus migration of salmon is an instinct or inborn behavior as the young ones doing it to perfection without having seen it done। अब जो छोटे, मतलब कि क्या है, ये क्यों इनेट बिहेवियर है, क्योंकि इन्होंने किसी और को ये करते हुए नहीं देखा। इनके बाप फौरन मर जाते हैं स्पॉनिंग के बाद और माँ भी चली जाती है, तो इनको नहीं पता कि ये इस तरह से करना है, लेकिन ये फिर भी यही कर रहे होते हैं, फ्रेश वाटर से सी वाटर में जाते हैं और ब्रीडिंग सीजन में वापस फ्रेश वाटर में आते हैं। तो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, इनेट बिहेवियर की, बगैर सिखाए हुए बिहेवियर की, जो पहले से किसी के अंदर प्रेजेंट होती है। इसी तरह से जब आप देखें गूज होती हैं या डक्स होती हैं, उनके बच्चे जो पैदा होते हैं वो उनके अपनी माँ को देख के बस हर जगह उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं, क्योंकि उसने अपनी माँ को देखा होता है। तो ये किस चीज़ की बिहेवियर की एग्जांपल है, ये लर्निंग बिहेवियर की एग्जांपल है, और उसमें इम्प्रिंटिंग एक खास टाइप होती है कि बच्चा पहली दफ़ा जो चीज़ देख रहा है वो उसके दिमाग पे छप जाती है, तो वो आपने इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, वो अलग टाइप है। इनेट बिहेवियर ये कि इसमें उसने माँ बाप को देखा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि इसके बाप दादा क्या करते थे, मगर फिर भी ये वही काम कर रहा है। इसकी मतलब ये कि इसके जीन्स के अंदर ही ये काम करने की सलाहियत है, इसको पहले से खुद से पता है, इनेट बिहेवियर है, इनबॉर्न है।
इनबॉर्न मतलब यानी कि जो चीज़ बॉर्न पैदा होने पे ही आपके अंदर मौजूद थी। तो ये इनबॉर्न बिहेवियर की एग्जांपल थी सैल्मन फिश की माइग्रेशन। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है, जिसमें हमने बिहेवियर की डिस्कशन की, उसकी डेफिनेशन को इलाबोरेट करके समझा, नेचर ऑफ बिहेवियर को पढ़ा, रिसेप्शन कैसे होती है स्टिमुलस की, और रिसेप्शन जो है वो स्टिमुलस हेरिडिटरी होता है यानी कि नस्ल दर नस्ल पास होते हैं। फिर बायोलॉजिकल रिदम्स को हमने पढ़ा और ये देखा कि कौन कौन से बायोलॉजिकल रिदम्स होते हैं। उसके बाद हमने बिहेवियर में पहली टाइप पढ़ी इनेट बिहेवियर, जिसमें ओरिएंटेशन बिहेवियर और नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर होता है। ओरिएंटेशन बिहेवियर में टैक्सिस और ट्रॉपिज्म होता है। टैक्सिस में मूवमेंट होती है सिर्फ, ट्रॉपिज्म में ग्रोथ मूवमेंट होती है। फिर इसमें फोटो, जियो और हाइड्रोट्रॉपिज्म की एग्जांपल्स हमने देखी। फिर नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर में रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट्स होते हैं। फिर हमने इनकी एग्जांपल्स देखी और एक्सटेंट्स में हमने फाइनली एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखी, सैल्मन फिश की एग्जांपल। तो यहाँ पे ये चैप्टर की डिस्कशन पहले लेक्चर की ख़त्म होती है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग बिहेवियर को इंशाल्लाह। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।